हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से जो प्रिपरेशंस होती हैं, सारे मेथड हैं, वो सब करा दिए थे। आज जो है हम उससे आगे करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आगे होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेट एंड स्मेल आता है कि स्टेट कैसी है, लिक्विड, सॉलिड या गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका जो स्टेट है वो लिक्विड होता है, पहले 4 का। ठीक है, उसके बाद अगले 4 भी लिक्विड होते हैं, बट उनमें क्या है, स्मेल हमारी चेंज हो जाती है। इनिशियली कार्बन नंबर 1 to 4 जैसे हम बात करते हैं, कार्बन नंबर 1 होगा सिर्फ, अगर एक कार्बन होगा तो वो फॉर्मिक एसिड होगा। 2 कार्बन होंगे तो वो कौन सा होता है, अगर 2 कार्बन होंगे तो वो एसिटिक एसिड होता है। 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो उनमें आपको पता है विनेगर लाइक होते हैं, स्मेल होती है जैसे एसिटिक एसिड में। इस तरीके से जो स्टार्टिंग वाले हैं उनमें क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले हैं 5 to 9 वाले, वो ऑयली लिक्विड की तरह होते हैं, थोड़ा चिकना हो रहता है वो, और उसमें जो है स्मेल अनप्लीजेंट सी होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जितने भी बाकी सब हैं वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस वैक्सी सॉलिड होते हैं, जिनकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती, स्मेल लेस होते हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका स्टेट एंड स्मेल को देख लिया। इसके बाद हमारे पास होती है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, जब भी हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सोल्यूबल है या नहीं है। सोल्यूबल होने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी हो, ठीक है, पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव होगा, मतलब 4 सेपरेशन होगा। अगर इसमें 4 सेपरेशन होगा तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ बहुत आसानी से बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें 4 सेपरेशन होनी चाहिए, और उसके साथ अगर उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, पता है आपको सबको फोन क्या होता है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये तीनों एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ये चाहिए, इनमें से कुछ भी होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सोलुबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सोलुबिलिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, पोलैरिटी हो और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जब वो स्मॉल स्टेज में होंगे, मतलब R जो है मेरा 1 2 3 4 इस टाइप का ही होगा, तो जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बट जैसे जैसे मेरा ये R 4 से बड़ा, 5 6 7 8 9 10 से ज़्यादा 10 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये R ग्रुप, ठीक है, ये जो मेरा C ये वाली जो चेन होगी, कार्बन 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 5 हुए, ये 6 7 8 9, एक इधर बना रही हूँ 10। ठीक है, इतनी लंबी चेन होगी, वो भी ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है, तो वो इस छोटे से कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर कर लेगी। ठीक है, इस छोटे से कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर कर लेगी, और अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम हो जाएंगे और सोलुबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एलिफेटिक एसिड्स में जो फर्स्ट 4 एसिड्स हैं वो बहुत अच्छे से सोल्यूबल हैं वाटर में। ठीक है, 5 और 6 की बात करें, मतलब पेंटेनोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड की बात करें, वो थोड़े बहुत सोल्यूबल हैं, और जबकि ऐसे एसिड जिनमें क्या है, कार्बन का नंबर इससे भी ज़्यादा हो रहा है, 7 8 9 10 इस तरीके से हो रहा है, तो वो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, क्यों होते हैं, ड्यू टू इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट इन द मोलिक्यूल। मैंने आपको बता दिया ना, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट आर पार्ट का ज़्यादा प्रोपोर्शन हो जाना कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो इसकी सोलुबिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, BP जिसको आप कहते हो, बॉइलिंग पॉइंट, और नेक्स्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ की ओर है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लिक्विड होना चाहिए, और जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमने कहा था कि हमारे जो हायर है 10 प्लस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वैक्सी सॉलिड हैं। ठीक है, वैक्सी सॉलिड हैं, तो यहाँ पर उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर होगा, और जो शुरू वाले लिक्विड्स हैं उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उनके पास
अगर लिक्विड है तो थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, आपस में उनका जो जुड़ना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आपस में वो स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं ये वैन डर वाल्स फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है कि अगर मैं अल्कोहल, फिनॉल इनके कंपैरिजन में देखती हूँ तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो अल्कोहल से क्या है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम, इसके अलावा कहीं कहीं वो क्या है, साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं। मतलब जो मेरा C डबल बॉन्ड OH है, इधर दूसरे वाले डबल बॉन्ड OH से ठीक है क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा, उसकी वजह से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये बड़ा एक तो ये लिक्विड सॉलिड के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इनिशियली जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं एलिफेटिक वाले, वो क्या है, एक रेगुलर पैटर्न जो है, जो हमारा रेगुलर पैटर्न होना चाहिए कि इधर से इधर बढ़ता है, इधर से इधर घटता है, तो ये जो रेगुलर पैटर्न है वो नहीं होता। ठीक है, उनका रेगुलर पैटर्न नहीं होता। इस इफेक्ट को ऑल्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, अल्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सीलेशन इफेक्ट। ठीक है, अब ये है क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, वो हायर हो जाएगा और ओड नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो है वो लोअर हो जाएगा। ठीक है, इवन का मतलब है 1 2 3 4 5। जिस भी कंपाउंड में, ये 5 है ना, ये मैंने 6 कर दिए। ठीक है, जिस भी कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर सिमेट्री में होंगे। और अगर उनके पास क्या हो जाएगा, ओड नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, तो वो जो है उसकी सिमेट्री कुछ और होगी। ठीक है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में हायर होता है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट लोअर और नेक्स्ट हायर होमोलोगस कंटेनिंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मतलब जिसमें कार्बन नंबर 6 है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, C5 वाले से और C7 वाले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर वाले कार्बन में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ओड वाले से, पिछले वाले से भी और अगले वाले से भी ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमने इसका एक्स-रे डाइफ्रैक्शन करके देखा तो ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उनके पास जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब जो अपोजिट साइड में होते हैं, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप का मतलब है कि मान लो जैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, लास्ट वाले में तो मेरा COH होगा, मान लो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सिमेट्री में होंगे। ठीक है, पर्टिकुलर सिमेट्री में होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें क्या है, बहुत अच्छी होती है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, तो इवन है तो इसमें सिमेट्री बहुत अच्छी होगी और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ऑड है तो इसमें सिमेट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑड में क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इवन में हायर होता है क्योंकि इसमें सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, जिगजैग कार्बन एटम आपस में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से रख लेते हैं। जबकि ऑड में क्या होता है, सिमेट्री प्रॉपर ना होने की वजह से उनके जो फिटिंग है वो सही नहीं हो पाती दूसरे से, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना इवन का होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं, उसके बाद हमारी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले बात आएगी एसिडिटी की। ठीक है, सबसे पहले बात आएगी एसिडिटी की। एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसी होती है,
कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है, कहाँ आर के बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, अगर आर के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो क्या इफेक्ट होगा, ये सारी केमिस्ट्री जो है हमें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताती है, ठीक है। अब ये तो हमें पता है जब मैंने अल्कोहल फिनॉल पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी हायर होती है किससे, जितने भी अल्कोहल्स हैं उनसे, ठीक है, अल्कोहल से भी और फिनॉल से भी, इन दोनों से उसकी प्रॉपर्टी हायर होती है। क्यों होती है, आई थिंक मैंने वैसे पहले एक्सप्लेन कर रखा है फिनॉल और अल्कोहल में, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जब क्या होगा यहाँ से H पॉजिटिव जाना चाहेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को छोड़ देगा और आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बना देगा। ये जो H पॉजिटिव बन रहा है, ये जो H पॉजिटिव बन गया, ये बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अब जो ये बना ये है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये जो कार्बोक्सिलिकेट आयन है हमारे पास, ये जितना स्टेबल होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी H प्लस छोड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव छोड़ के एसिडिक बना रहा है, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर ये H पॉजिटिव छोड़ेगा तो इसके बाद इसका क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ऐसे तो रहेगा नहीं कि ठीक है जी अकेला पड़ा रहे, ये क्या करेगा, मैं इधर आकर डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, तू अभी शिफ्ट हो जा, ठीक है, मतलब आज अभी मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तू ड्यूटी पे लग जा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, आर सी ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड ओ, फिर ये कहेगा कि लो जी मैं रेस्ट कर लेता हूँ, अब तू ड्यूटी पे आ, तो ये क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी को एक्सचेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब इसको पूरे टाइम ड्यूटी करनी होती तो ये थक जाता, आधे टाइम ये कर रहा है आधे टाइम ये कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, इन कंडीशन में स्टेबल, ठीक है, आराम मिल रहा है इनको, ये हो रहे हैं स्टेबल। जब ये स्टेबल हो रहे हैं तो जितनी ज़्यादा ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही आसान, उतने ही आरामदायक सिचुएशन में ये रहेंगे। ये अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कारण से अगर ये स्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन आरामदायक है। अगर ये स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी भी वजह से तो इधर वाले इस वाली डायरेक्शन में आना इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आरामदायक है, क्योंकि H पॉजिटिव छोड़ने के बाद उसको ज़्यादा आराम मिल रहा है। इसीलिए क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में आना चाहेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में आना चाहता है, इसका मतलब वो H पॉजिटिव छोड़ना चाहता है, और जितनी आसानी से, जितनी शिद्दत के साथ ही H पॉजिटिव छोड़ेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा आसानी से वो H पॉजिटिव को छोड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। अब ये एसिडिटी किस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, सबसे पहले तो ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कहलाती है। अगर मुझे इसको केमिस्ट्री की भाषा में नापना है तो मैं क्या करूँगी, K4 एसिड, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हम निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो भी होंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, और इधर यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा COOH था और प्रोडक्ट हमारे COO नेगेटिव और H पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा, अगर H पॉजिटिव ऐसे नहीं रहता तो हम इसको H3O पॉजिटिव की फॉर्म में लिख देते हैं, तो भी ये सेम बात होती है, ठीक है। H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव का मतलब सेम होता है, दैट इज़ फॉर की स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ये डाला, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं अगर मैंने ऊपर H3O पॉजिटिव लिखा है तो, ठीक है, वाटर तो है इसका मतलब, तो वाटर से वाटर कैंसिल, H पॉजिटिव, और ये हमारे आयंस बने हुए हैं, ये वाला आयन जो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखा दिया। यहाँ पर जो अगर मैं इसको वाटर H2O को इसके साथ लगा देती हूँ तो ये हमारा Ka बन जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड Ka बन जाता है, पता ही होगा, सबने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा अब जो है ये डिपेंड करेगा कि RCO नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है और H3O मतलब H आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, डिवाइडेड बाय हमने कितना एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ली थी, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा Ka बन गया, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ठीक है, जिस जो हमें बताता है
एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब हमारा जो Ka की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, वो जो है हमें बताती है एसिड की स्ट्रेंथ की, मतलब जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, इसको हम जैसे हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती थी तो हमने उसको pH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमें बताता है कि कंसंट्रेशन क्या है, pH जो हमें बताता है कि किसी भी आयन की अगर pH 1 है तो दैट मीन्स 10 टू द पावर -1। ठीक है, pH 2 है तो 10 टू द पावर -2, यही बताता है ना, माइनस लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसी तरीके से pKa सेम चीज़ होती है, माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ Ka, तो ये हमें बताएगा कि Ka की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी pH की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, तो इसी तरीके से pKa जितना ही हमारा Ka की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, pKa की वैल्यू कम होगी और उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। ठीक है, तो pH के लिए जो रूल है वही रूल हमारा pKa और Ka के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गई कि pKa वैल्यू और Ka वैल्यू क्या होती हैं। अब किसी भी कंपाउंड के लिए, जो मेरा कंपाउंड है इसको मैंने देखा कि किसी कंपाउंड के लिए, फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड के लिए मैं लगाती हूँ CH3COOH, इसके लिए हमने देखा 1.75 10 टू द पावर -5 हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है। ये हमारी जो वैल्यू है वो है Ka की वैल्यू। अगर मैं इसको pKa में कन्वर्ट करती हूँ तो pKa में इसकी वैल्यू जो हमारी हो जाती है वो हो जाएगी 3.75। ठीक है, क्या किया मैंने, -5 फिर लॉग ऑफ दिस वन पूरा कैलकुलेट करके वो क्या कर दिया, 3.75 आ गई। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड अगर मैंने क्या लिया, अगर मैंने इसमें इसको चेंज कर दिया तीनों को क्लोरीन के साथ, तो हमारा कंपाउंड Cl3COOH बन गया। ठीक है, Cl3COOH, इसके लिए मैंने अगर देखा तो इसके लिए जो हमारी pKa की वैल्यू है वो 23200 10 टू द पावर -5 है, और अगर मैंने इसको क्या किया pKa में लिया तो ये वैल्यू हमारी 0.64 हो गई। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू घटती है, जैसे pH में होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितना ज़्यादा pKa होगा उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जितना ज़्यादा pKa होगा उतनी ही स्ट्रेंथ कम, मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी, और जितना कम pKa होगा उतनी ही एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले तो कंसेप्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में। अब इस एसिडिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक फैक्टर तो हमारा ये है कि हमारा पहला फैक्टर तो मैंने बताया था आपको स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट जो कार्बोक्सिलेट आयन है, डिफरेंट कंपाउंड है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो उसने ये बनाया RCO नेगेटिव बनाया, और अगर फिनॉल में लेती हूँ तो ये हमें देगा O नेगेटिव, और अगर मैं अल्कोहल लेती हूँ तो वो RO नेगेटिव देगा। अगर मुझे कंपेयर करना है, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल, तो आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि आपने कहा कि जब हमने उसको एसिडिक कंडीशन में मतलब एसिडिक फॉर्म में लाना चाहा, ठीक है, मतलब H पॉजिटिव उसका रिमूव किया, एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी शो कराई, तो हमें ये वाले कंपाउंड्स मिले। ठीक है, इन कंपाउंड्स के मिलने से फिर हमने देखा कि जो RC+O नेगेटिव है ये रेजोनेंस की वजह से बहुत अच्छा स्टेबल है। ठीक है, दूसरा O नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, बट RO नेगेटिव में क्या है, R जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम हो गई। ठीक है, इसकी थोड़ी ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसकी है ही नहीं, इसकी थोड़ी सी है और इसकी इससे भी ज़्यादा है। तो हमने देखा कि अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक, बहुत मतलब ना के बराबर ही होती है इसकी एसिडिटी। फिनॉल्स एसिडिक होते हैं और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला था कि कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कहोगे कि जो अल्कोहल है वो सबसे कम है, फिनॉल उससे अच्छा है और ये सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर आपसे ये दोनों का पूछ लिया जाए, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज़्यादा अच्छा है, तब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन दोनों को कंपेयर करा के।
इन दोनों में पूछा जाए तो इन दोनों को कर सकते हो, और इन दोनों में पूछा जाए तो इन दोनों को कर सकते हो। तो सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये देखूँ कि इसके साथ दूसरा जो फैक्टर है हमारा, जो स्टेबिलिटी इफेक्ट को देखा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो पहला तो स्टेबिलिटी था कि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कैसे बनती है। दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या लगे हुए हैं। अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट दो जगह पे लग सकते हैं, अगर एलिफेटिक है तो अलग तरीके से काम करेगा, और एरोमेटिक है तो अलग तरीके से काम करेगा। ठीक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मेरे पास क्या है दो, अब ये हो गया बात। अब हम बात करते हैं पहले एलिफेटिक की फिर एरोमेटिक की। अब जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है RC≡OH, तो ये जो है मेरा एलिफेटिक मान रही हूँ मैं यहाँ बात कर रही हूँ एलिफेटिक। एलिफेटिक में ये R ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा CH3 हो सकता है, CH2Cl हो सकता है, CH2CHO हो सकता है, CH2 के साथ CN भी लग सकता है। मतलब कहने की बात ये है कि कोई भी ग्रुप इसके ऊपर लगा हो सकता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, अगर सिंपल CH3 होगा तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, और वो क्या करेगा, C≡O नेगेटिव जो बना था बड़ी मुश्किल से, मान लो बना भी दिया हमने, तो वो क्या करेगा, इसको स्टेबल नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को संभालने वाला होता, जो नेगेटिव इनके पास आ गया, अगर कोई उसे संभालने वाला होगा तो वो क्या है, वो आसानी से रह जाएगा, और अगर उसको कोई संभालने वाला नहीं होगा तो फिर दुखी सुखी होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये सबसे पहली बात तो कि साइड वाला ग्रुप R कैसा है। अगर वो CH3 है तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मेरे पास लगा है तो वो क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उसको कम करता है, एसिडिटी को कम करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ अब मैंने इसके H को चेंज कर दिया Cl से चेंज किया, तो ये Cl इसकी तरफ खींचता है। ठीक है, CH2Cl लगाया तो इसने क्या किया, O नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेंगे, और ये कहेंगे चलो जी रेजोनेंस दिखाते हैं, और रेजोनेंस दिखा दिया तो हमारा काम बन गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, एक और हाइड्रोजन लिया, उसको Cl से चेंज कर दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये जो खिंचाव है, ये जो स्ट्रेन आ रही है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीनों हाइड्रोजन को Cl से कर दिया तो और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। इसकी स्टेबिलिटी जैसे नंबर ऑफ कार्बन के साथ नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है कब, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही नोटबुक पे लिख के याद रखनी है। ठीक है, जब पढ़ते पढ़ते ऐसे बीच बीच में वर्ड ये बना लोगे ना, तो ये दूसरी बार रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, और इससे दिमाग में बैठने में बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये। ठीक है, क्योंकि जब हम शॉर्टकट से लिखते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी करके ऐसे लिखते हैं, तो वो हमें याद रहता है, और दोबारा चैप्टर पढ़ने में जो है हमें आसानी रहती है। तो आपको जैसे ही ये वीडियो चलानी है, उसके साथ साथ नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और अपना काम साथ साथ करते रहना है। ठीक है, ये साथ साथ बना के देखोगे रोक रोक के वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरा ये बात तो पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उसका क्या इफेक्ट रहता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो क्या होगा। ठीक है, और ये इफेक्ट जो है वो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये दे रहा है, तो ये वाला कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द R ग्रुप जो भी लगा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम या ज़्यादा होती है, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पे बहुत अलग इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। इसके बाद दूसरा है मेरे पास
एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके पास COOH ये लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले ही अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाती हूँ कि COH यहाँ पे है और डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इसमें हल्का सा चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन की वजह से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पहले ही खींच रहा है। अभी तक तो मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया, ये पहले ही इसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करके इसको नेगेटिव देने की कोशिश कर रहा है, विदाउट एनी थिंग एंटरिंग इन इट, ठीक है, बिना किसी के प्रवेश हुए, बिना किसी के घुसे बिना ही क्या कर रही है, पहले ही ये वाला जो है इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो -I इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं इसको छोड़ती हूँ, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोटेट करा रहा है तो वो +R इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, -I एज वेल एज +R इफेक्ट जो है वो शो होते हैं। अब ये दोनों इफेक्ट क्या है, दोनों ही इफेक्ट अगर काम कर रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट कहाँ काम करेगा वो डिपेंड करता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कैसा लगा होता है। कैसे, अगर मैंने फिनाइल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर रखा है, ये फिनाइल ग्रुप है मेरा, इसको डायरेक्टली अटैच कर रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही ये क्या होता है, हल्का सा +I इफेक्ट भी दिखाता है इसके साथ साथ, ठीक है, जिसकी वजह से अगर मैं अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड की बात करूं तो वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर एसिड होते हैं, जबकि ये जो है ये खुद भी क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर हो जाएगा, स्ट्रोंगर देन एलिफेटिक, ठीक है। एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव H पॉजिटिव छोड़ देंगे तो ये जो रिंग है इसका जो रेजोनेंस है ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। अगर इसको ये स्टेबलाइज करेगा तो ऑलरेडी इसके पास ये ग्रुप है, रेजोनेंस शो कर रहा है जो +R इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये स्टेबलाइज करेगा, तो ये जो है स्ट्रोंगर एसिड होंगे देन एलिफेटिक, जिसमें हमारे पास R जो है वो देने वाला है और इसमें जो फिनाइल रिंग है वो क्या है, लेने वाली भी है, ठीक है। ये तो क्या करती है, रेजोनेंस दिखाती है। इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इसका -I होता है और रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो +R इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड्स देन एरोमेटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिंग पे क्या क्या लग सकता है। अगर रिंग के ऊपर यहाँ पर या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा और जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक तो क्या लगा हुआ है और कहाँ लगा हुआ है, ये दो चीज़ें हमें देखनी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करती हूँ वो मेटा और पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक है, इसके मेटा पे या पैरा पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। डोनेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो इस अंदर, वो इधर, ये वाला ग्रुप इधर आएगा, ये वाला ग्रुप इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए तो क्या हो जाएगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +R इफेक्ट दिखाएगा, +R, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं और रेजोनेंस हो रही है, दैट इज +R इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, या तो यहाँ पे हो या यहाँ पर हो, मेटा या पैरा पे होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +R इफेक्ट दिखाएगा और इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और P आइसोमर जो है वो वीकर एसिड होते हैं देन M आइसोमर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है, P जो वाले जो है पैरा कंपाउंड्स आर वो वीक एसिड होते हैं मेटा वाले से,
ठीक है। इसके लिए आपको इसके डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अब फिर हम ये दिखा सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन करके जो इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल में पढ़ा था कि जब भी मेरे पास क्या होता है, मेटा पे या पैरा पे अटैक होता है, तो मेटा वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ऑर्थो पैरा वाले इफेक्टिव होते हैं। पर यहाँ पर हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से मेटा वाला ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये वाला मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया है ना, इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह इसको मैं एक बार काट रही हूँ तो ये बीच में आउट ऑफ द लेन चला गया। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जैसे कि Cl हो सकता है, COH एक और भी हो सकता है, CHO हो सकता है, C डबल बॉन्ड OR हो सकता है, ये इनमें से कोई भी ग्रुप जहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सारे ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से क्या हो जाएगा, ये इधर यहाँ से बाहर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेंगे, यहाँ से खींचेंगे, ये पूरा सर्कुलेशन अंदर खींचेगा, वो यहाँ से भी खिंचाव आएगा और वो क्या करेगा, यहाँ से भी खिंचाव आएगा। इधर से अंदर जा रहे हैं ना, इधर से खिंचाव आ रहा है, तो H पॉजिटिव को छोड़ना आसान हो जाएगा और हमारे पास H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। तो ये वाला जो है क्या कहलाता है, दैट इज़ कि ये एसिडिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ऑल ओवर कंक्लूजन क्या आया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ये होगा मेटा पैरा और दोनों की बात करेंगे। तो मेटा का जो है ग्रेटर एट पैरा देन एट मेटा। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, पैरा पे ज़्यादा है, मेटा पे कम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो पैरा पे कम, मेटा पे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो मेटा पे कम, पैरा पे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आराम से शांति से करोगे तो समझ में आएगा। बहुत सारी कन्फ्यूज़न तुम्हें ज़रूर आएंगी, इसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। बट इसमें मेरे को जो भी है, जो भी इसमें डाउट्स हैं वो कर ले लेना मेरे से। और कभी कभी एक चीज़ और इसमें लास्ट जो है, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो जाएंगी। एसिडिक प्रॉपर्टी में एक चीज़ और है, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर होता है, उसके साथ अगर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा होगा, ठीक है, CH3 ही मैं मान लेती हूँ, तो ये यहाँ के जो हाइड्रोजन है H यहाँ के हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, सर्कल टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग हो जाएगा नॉर्मल से। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं एक बार केमिस्ट्री की भाषा में समझा देती हूँ कि जब भी ऑर्थो पोजीशन पे कोई कंस्टिट्यूएंट लगा होगा, कोई भी ग्रुप लगा है, जैसे कि CH3 OCH3 OH NH2, तो ये सारे क्या करेंगे, दे हैव एन एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट। एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला इफेक्ट इनका होता है। ठीक है, और ये जो है ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा एंड पैरा। मेटा और पैरा के कंपैरिजन में ऑर्थो वाला इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और ये इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोटोल्विन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट मेटा से ज़्यादा होगा, उसका पैरा से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम देते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास टोल्विन है। ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड है, टोल्विन तो मैं उसको फिर बाद में बनाऊंगी। ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसको मैं 4 बार लिख रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये क्या हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, ऑर्थो भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, कि कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो अगर मेरे पास CH3 है, ये मेरा बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर मेरे पास मेटा पे पोजीशन पे है और यहाँ पर मेरे पास पैरा पोजीशन पे है। तो 3 जगह CH3 लगा दिया और उसको मैंने देखा कि एज़ कम्पेयर टू दिस वन बेंजोइक एसिड, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने देखा कि ऑर्थो वाला सबसे अच्छा है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने अभी इसी में ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा, मेटा ज़्यादा है पैरा से। ठीक है, तो मेटा ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा पैरा से। ठीक है, ये तो हमें पता ही था। और ये दोनों
की बजाय बिना CH3 वाला ज़्यादा अच्छा होगा और ऑर्थो का उससे भी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हम, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब, ठीक है, तो कौन सा क्या बताया है कि अगर मेरे पास क्या लगा होगा, CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे, तो उसका कंपैरिजन करना है मुझे किसके साथ, ये बेंजोइक एसिड के साथ। तो आपने देखा कि ऑर्थो वाला सबसे अच्छा है, फिर बेंजोइक एसिड है, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय 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 बेटा, टेक केयर।